Hello, this is me Nusmin Banigrahi, TGT SST, OAB Telepost Kumar Munda Sundarkar. I am here to deliver a lecture on history chapter 1st, and there are two parts, and I am now going to deliver a lecture on first part. The topic name is the rise of nationalism in Europe. देन फर्स्ट नेशनलिज्म का मीनिंग आ गया, मीन्स नेशनलिज्म का मीनिंग तुम्हें पता होना चाहिए. नेशनलिज्म मीनिंग क्या है? द फीलिंग ऑफ लव और प्राइड फॉर योर ओन कंट्री. खुद का कंट्री का फीलिंग्स दिखाना, खुद का कंट्री को लेकर गर्व करना, खुद कंट्री को लेकर लव करना, वो क्या होता है? नेशनलिज्म. देन ये देखो नेशनलिज्म का पिक्चर दिया गया है कि हमारा कंट्री बेहतर है, तो हमारा कंट्री में जो कोई फर्स्ट पेज में देख सकते हो, ये स्टोरी में दिया गया है. जो जीसस ख्रिस्ट थे वो सब हेल्प कर रहे हैं सब लोगों को, वो सब हेल्प कर रहे हैं सब लोगों को. क्या हेल्प कर रहे हैं? कि हमारा यूनिटी रहना चाहिए. कैसा यूनिटी? कि हमारा कंट्री का बदलाव लाना चाहिए. हमारा कंट्री का बदलाव जो है वो एक लिबर्टी माध्यम से, वो एक रिवोल्यूशनरी माध्यम से, वो एक इम्पीरियलिज्म माध्यम से लाना चाहिए. लेकिन हमारा कंट्री का हर कोई पर्सन्स को फ्रीडम मिलना चाहिए. देन लेकिन जितना ये जो पेंटिंग दिया गया है, ये पेंटिंग किसी का था? ये पेंटिंग था फ्रेडरिक शोरेक था. ये कब बनाया गया था? ये बनाया गया था 1848 में बनाया गया था. ये पेंटिंग उनका एक ड्रीम था. वो ये पेंटिंग माध्यम से वो दिखाने के लिए चाह रहे थे कि ड्रीम ऑफ रिपब्लिक एंड डेमोक्रेसी. दैट मीन्स हमारा वर्ल्ड में जब रिपब्लिक आ जाएगा, जब डेमोक्रेटिक आ जाएगा, तो हमारा वर्ल्ड कैसे दिखाई देगा. Then overview section. First of all, you have to remember the overview section, because what I am going to talk to you is much more important for you to remember all these things. अभी क्या डिस्कशन करेंगे ये टॉपिक पर? ये चैप्टर में टोटल टॉपिक है, ये टॉपिक पर आज हम ये तीनों टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे. द फ्रेंच रिवोल्यूशन, द आइडिया ऑफ द नेशन एंड द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. ये बाद में हम डिस्कशन करेंगे. तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन कहाँ से आया था? फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट होने के बाद जो सोसाइटी में चेंजेस है या कैसे चेंजेस आया, ये डिस्कशन करेंगे. नेशनलिज्म का जो थॉट्स आया था वो यूरोप में क्यों आया था? यूरोप में ऐसा सब क्यों हो रहा था कि फ्रांस का साथ साथ जो जर्मनी थे, रशिया, ऑस्ट्रिया, इटली, ब्रिटेन, ये सब थे, वो सब कैसे हमारे चेंजेस लाए थे, एंड ये सब हम ये देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में. देन फ्रांस से हमारा स्टार्ट होता है महाभारत. फ्रांस का जो नेशनलिज्म का मीनिंग था वो चेंजेस आ गया. दैट मीन्स हमारा पुराना टाइम में क्या था? मोनार्की सिस्टम था. तो पुराना मोनार्की सिस्टम में क्या था कि हर कोई इंडिविजुअल को वोट देने का अधिकार नहीं था, इक्वल राइट्स नहीं था, कुछ भी नहीं था. लेकिन क्या आया? रेवोल्यूशन के बाद चेंजेस आया. क्या आ गया? कि पीपुल्स का राइट्स आ गया, पीपुल्स का वोट देने का अधिकार आ गया, ये सब आ गया. तो इसका साथ साथ क्या आया? जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, ये सब में चेंजेस आया. ग्रेट ब्रिटेन में भी चेंजेस आया था. क्या क्या आया था ये सब देखेंगे. देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर द वर्ल्ड मैप. फ्रांस के साथ साथ ये है रसिया, रशियन में बदलाव आया था. देन जर्मनी में भी बदलाव आया था. देन जर्मनी के साथ साथ इटली में बदलाव आया था. हर कोई कंट्री में बदलाव लाया था नेशनलिज्म एंट्री होने के बाद. ये सब क्यों हो रहा था, कैसे हो रहा था, ये सब मैं नेक्स्ट में डिस्कशन करूँगा कि ये सब क्या हुआ था. तो फ्रांस रेवोल्यूशन में ही हुआ था. फ्रांस रेवोल्यूशन जब स्टार्ट हो गया था, कब स्टार्ट हुआ था? हमारा 1780 में जो स्टार्ट हुआ था. तो उसी टाइम में जो रेवोल्यूशनरीज थे वो सब क्या चाह रहे थे कि हमारा सोसाइटी चेंज होना चाहिए. तो इसलिए क्या आया? हमारा जो क्लियर कॉन्सेप्ट आया था नेशनलिज्म का, क्लियर कॉन्सेप्ट, वो कहाँ आया था? कहाँ से आया था? फ्रांस रेवोल्यूशन से. तो कब हुआ आया था? 1789 में आया था. तो इसलिए क्या हुआ? द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस. पॉलिटिकल चेंजेस आते गया, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आते गया. दैट मीन्स सबको वोट देने का अधिकार दिया गया है, सबको इक्वल राइट्स दिया गया है. उसका साथ साथ क्या आया है? कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस. मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन था, जो कुछ आर्टिकल शेड्यूल्स पार्ट था, वो सब चेंज होते गया. उसके साथ साथ क्या आया? सबको इक्वल राइट्स. दैट मीन्स वोटिंग देने का राइट सबका इक्वल हो गया. पॉलिटिकल फॉर्म का जो रूल्स एंड रेगुलेशन था वो सबके लिए इक्वल हो गया. दैट मीन्स जितना सारा सोसाइटी था, एरिस्टोक्रेसी हो, पीजेंट्स हो, जितना सारा सोसाइटी था, स्टेट्स, थर्ड स्टेट्स हो, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, ये जब स्टेट्स था वो सब चेंजेस होते गया. देन क्या आया? जो स्टेट्स जनरल्स थे
मीन्स जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो क्या बनाने लगे, नेशनल असेंबली। वो नेशनल असेंबली क्यों बनाने लगे, एक डिस्कशन करने के लिए एक चैम्बर चाहिए। तो क्योंकि खुला में तो डिस्कशन नहीं कर पाएंगे, तो खुला में कैसे नहीं करेंगे, कर रहे थे वो नेशनल असेंबली बना रहे थे। नेशनल असेंबली जाकर वो सब डिस्कशन कर रहे थे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे चेंजेस आ रहा है, कैसे चेंजेस और भी आएगा, ये सब चाह रहे थे। देन और क्या देखेंगे, जैकोबिन्स क्लब। जैकोबिन्स क्लब, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर मेड जैकोबिन्स क्लब टू फाइट फॉर द नेशन। नेशन के लिए फाइट करने के लिए वो सब चाह रहे थे। देन और क्या देखेंगे हम, जो यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वर्ड्स एंड मेजर्स का जो सिस्टम डिस्क्रिमिनेशन था वो यूनिफॉर्म लाने के लिए वो सब चाह रहे थे। और क्या चाह रहे थे, नेशनलिज्म का आइडिया वो सब कुछ मिडिल क्लास का फैमिली लेकर जाएंगे, ये सब लेकर अब्रोड मीन्स अलग अलग कंट्री में वो सब शेयर करेंगे। दैट मीन्स वन टाइप ऑफ इम्पेरियलिज्म स्टार्ट कर देंगे वहाँ पर। और वहाँ पर क्या होगा, जो नेपोलियन बोनापार्ट हमारा पावर को आ गए थे 1804 में, वो एक सिविल कोड स्टार्ट किए थे। वो सिविल कोड को बाद में जाकर नेपोलियनिक कोड नाम दिया गया है। नेपोलियनिक कोड में क्या था कि तीनों चीज़ था। फर्स्ट चीज़ क्या है, सबको इक्वल्स मिलना चाहिए। सेकेंड चीज़ क्या था, वोटिंग देने का राइट सबका हो, एक ही होना चाहिए। थर्ड चीज़ क्या था, गवर्नमेंट बाय कंसेंट। दैट मीन्स जो परमिशन गवर्नमेंट का द्वारा आएगा वो सबके लिए इक्वल्स होगा। और क्या है, एक उसमें सबसे बड़ा एडवांटेजेस क्या था, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम वो ज़्यादा से ज़्यादा हो गया था। दैट मीन्स कम्युनिकेशन सिस्टम जब बेहतर होगा तो सबके लिए फ़ायदा होगा। लेकिन क्या होता, टैक्स इंक्रीज हो गया था। उसके साथ साथ सेंसरशिप मीन्स कोई भी मीडिया पर्सन्स गवर्नमेंट का अगेंस्ट में न्यूज़ नहीं दिखा सकता है। फर्स्ट एंड दिस इज योर माइंड मैप, यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज मैप्स फॉर फर्दर डिस्कशन। तो उसमें क्या है, हमारा यूरोपियन सोसाइटी में दो हिस्सा था, दो ग्रुप्स था। एक क्या था अरिस्टोक्रेसी, दूसरा क्या था पीजेंट्री। उसमें क्या हुआ था, अरिस्टोक्रेटी यानी पीजेंट्री के बीच ज़्यादा से ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन दिखाई दे रहा था। कैसे डिस्क्रिमिनेशन दिखाई दे रहा था कि वहाँ पर कौन थे, हाई क्लास लैंडलॉर्ड्स थे, वहाँ पर लैंडलेस थे तो डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो गया। वहाँ पर कौन थे, लेस पॉपुलेशन थे लेकिन वहाँ पर मोर पॉपुलेशन थे। एंड वहाँ पर डोमिनेंट जो कुछ काम हो रहा था सबको सबसे प्रिविलेज दिया गया था, किसी को, अरिस्टोक्रेसी को। वहाँ पर नहीं है, वोटिंग देने का राइट अरिस्टोक्रेसी का था, नो राइट्स था किसी का, पीजेंट्स का। देन क्या आया, देन ये सब डिस्क्रिमिनेशन के बाद हमारा स्टार्ट हो गया मिडिल मैन क्लास का। ये मैंने यूट्यूब से लिया हूँ। तो मिडिल मैन क्लास का जो यूट्यूब लिया गया है, उनका माइंड में एक ही था, लिबरल नेशनलिज्म। और कोई कंट्री का एक ही मकसद होना चाहिए, वो क्या है, लिबरल नेशनलिज्म। तो मिडिल क्लास ग्रुप्स कौन कौन थे, एजुकेटेड थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, डॉक्टर्स थे, ये सब कौन थे, मिडिल क्लास ग्रुप्स। वो सब कैसे बदलाव लाने चाह रहे थे कि हर कोई इंडिविजुअल का फ्रीडम मिलना चाहिए, हर कोई लॉ के हिसाब से एक ही होना चाहिए। लेकिन जो गवर्नमेंट बनेगा वो किसी का परमिशन में बनेगा, वो हर कोई इंडिविजुअल का परमिशन में बनेगा, रूल बाय द पीपुल्स, डेमोक्रेसी हो जाएगा। तो वो सब बाद में जाकर क्या बना लेंगे, जालभोरिन। जालभोरिन क्या है कि ये सबको जो मना कर रहे हैं वो के सिस्टम क्या था, जालभोरिन। कौन सा सिस्टम, कस्टम्स यूनियन। कस्टम वन टाइप ऑफ टैक्स होता है। तो ये 1984 में ये बनाया गया था। तारी बैरियर्स, जितना सब टैक्स था ये भी खोला गया था। एबोलिशन, करेंसी जितना चल रहा था उसमें से ज़्यादा करेंसी को गया था। देन पढ़ेंगे द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, वही चीज़ पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा विविडली पढ़ेंगे कि जर्मनी, इटली एंड स्विट्ज़रलैंड वो सब क्या चाह रहे थे, बदलाव चाह रहे थे। कैसे बदलाव, यूनिफिकेशन के द्वारा। देन क्या आया, हमारा कलेक्टिव आइडेंटिटी ऑफ ए कॉमन कल्चर। सबका आइडेंटिटी अलग हो गया, सबका कल्चर अलग हो गया, लेकिन खुद कंट्री को लेकर, सब खुद कल्चर को लेकर सब वो सब क्या करने लगे, वो सब खुद का कंट्री का जो पैट्रियोटिक फीलिंग्स है वो अलग कंट्री को दिखाने लगे। देन क्या आया कि हमारा जो हर्सबर्ग का एम्पायर था वो किसका ऊपर अटैक करने लगा, ऑस्ट्रिया एंड हंगेरी। क्यों, क्योंकि नेशनलिज्म स्प्रेड करने के लिए।
नेशनलिज्म को स्प्रेड करेंगे, देन उसके बाद क्या करेंगे, इंपेरियलिज्म स्टार्ट कर देंगे। देन क्या आ गया हमारा जो हंगरी, लेकिन प्रॉब्लम क्या था, जो अटैक किए थे वो क्या हुआ था, हमारा जो हंगरी था, हंगरी में जो पॉपुलेशन थे वो सब माझिया थे, दैट ये जो हुट्सबर्ग ये किए थे वो सब अलग अलग कंट्री को चल गए थे, एंड ये सब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आया था उसी टाइम। देन व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, पर्टिकुलरली लिबरल नेशनलिज्म का मीनिंग क्या है उसमें दिया गया है कि लिबरलिज्म कहाँ से आया है, लेकिन लैटिन वर्ड से। लैटिन वर्ड क्या है, लीवर, लीवर का मीनिंग क्या है, फ्री। तो फ्री जिसको मिलना चाहिए, जो सब ग्रुप सोच रख रहे थे वो क्या है, लिबरलिज्म ग्रुप। उसमें क्या है कि गवर्नमेंट का कॉन्सेंट में जो कुछ होगा गवर्नमेंट का परमिशन का द्वारा होगा, वो सब कॉन्सेप्ट स्टार्ट किए थे। और क्या चाह रहे थे कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनेगा वो किसी का थ्रू में बनेगा, पार्लियामेंट का थ्रू में बनेगा। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज होगा, जो रिप्रेजेंटेटिव सब चेंज होंगे वो किसी का द्वारा, पार्लियामेंट का द्वारा। और क्या है, लेकिन प्रॉब्लम क्या था, जितना सब दे रहे थे वो उसमें से ओनली कौन थे, ऑल मैन हैव प्रॉपर्टी, मैन का प्रॉपर्टी जिसे का था वो वोट दे रहे थे। कौन कौन नहीं वोट दे रहे थे, मैन जिसका प्रॉपर्टी नहीं था वो नहीं वोट दे रहे थे, और कौन वोट नहीं दे रहे थे, वुमेन वोट नहीं दे रहे थे। लेकिन उसमें क्या आया कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स आता गया, तो जो इकोनॉमिक्स एक्सचेंज है, इकोनॉमिक एक्सचेंज पर प्रॉब्लम्स आ गया। देन क्या आया, ग्रोथ फॉर द न्यू कमर्शियल क्लासेस, जो मिडिल मैन थे उनका ग्रोथ हो गया। जो सबसे बड़ा चेंजेस आया था वो आया था बैटल ऑफ वाटरलू के बाद। बैटल ऑफ वाटरलू क्या है, एक युद्ध है किसी किसी का अगेंस्ट, फ्रांस विथ जर्मनी, ऑस्ट्रिया, रसिया, ब्रिटेन, ये सब का साथ युद्ध हो रहा था। फ्रांस में जो नेपोलियन बोनापार्ट थे, जो सिविल कोड लाए थे, जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स था, इस वजह से वो सब अलग अलग कंट्री क्या कर रहे थे, वो सब चेंजेस करने के लिए ही सब फ्रांस को ऑक्यूपाई करने के लिए, फ्रांस का बाउंड्री लिमिटेड करने के लिए चाह रहे थे। तो इसलिए क्या हुआ, बैटल ऑफ वाटरलू के बाद ज़्यादा से ज़्यादा चेंजेस आया। क्या क्या चेंजेस आया कि कंजर्वेटिव का स्पिरिट आ गया। दैट मीन्स जो ग्रुप होते हैं जो सब चेंजेस नहीं चाह रहे थे वो सब अभी उनका पावर दिखाने लगे। और क्या आया, फ्यूडलिज्म, जिसका जो पावर दिया गया था, जिसका प्रिविलेज दिया गया था अरिस्टोक्रेसी का, ये प्रिविलेज बंद होते गया। और क्या आ गया, हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे यूरोपियन पावर का, कौन कौन अभी बताया कि ब्रिटेन, रसिया, प्रूसिया, ऑस्ट्रिया, ये सब थे, वो फ्रांस के साथ मिलकर क्या बनाने लगे कि वियना ट्रीटी बनाने लगे। ये वियना ट्रीटी में क्या होगा, फ्रांस का बाउंड्री लिमिटेड हो जाएगा एंड फ्रांस दूसरा कंट्री को अटैक नहीं कर पाएगा एंड दूसरा कंट्री भी फ्रांस को अटैक नहीं कर पाएगा। ये मकसद में ये बनाया गया था। देन उसमें क्या होगा, बर्बन डायनेस्टी का फिर रिस्टोरेशन हो गया। दैट मीन्स किंग्स एंड रूलर का शासन अभी चलेगा। देन क्या है, रिवोल्यूशनरी पीरियड। रिवोल्यूशनरी पीरियड जो कंजर्वेटिव थे, कंजर्वेटिव का सोच अलग रखने वाले जो पीरियड लोग थे वो कौन थे, रिवोल्यूशनरी। दैट मीन्स ये कंजर्वेटिव कौन थे, सोसाइटी में चेंजेस नहीं लाने के लिए चाह रहे थे, लेकिन रिवोल्यूशनरी वार माध्यम से जो चेंजेस लाने के लिए चाह रहे थे। क्यों, क्योंकि जो मोनार्की सिस्टम फिर आ गया था, ये मोनार्की सिस्टम को बंद करने के लिए वो सब चाह रहे थे। देन नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे द एज ऑफ रिवोल्यूशंस 1830-48